अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलहास फिजिक्स एकेडमी। आज फर्स्ट ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 यानी कि वेक्टर्स के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करने वाले हैं। जो एमसीक्यूज मेरे हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे और पास्ट पेपर के एमसीक्यूज को रिव्यू करेंगे। इंशाल्लाह इनकी प्रैक्टिस करिएगा, पीडीएफ डाउनलोड करिएगा। चैप्टर नंबर 2 में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी एमसीक्यूज में। स्टार्टिंग विद आवर क्वेश्चन 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कोई भी चार ऑप्शन दिए जा सकते हैं, पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है, कौन सी स्केलर क्वांटिटी है। So mass is a scalar quantity, speed is a scalar quantity, temperature is a scalar quantity, but acceleration is a vector quantity. So correct answer हो जाएगा D, acceleration. Which one of the following is a scalar? जैसा कि मैंने बताया वेक्टर का पूछ सकते हैं, स्केलर का पूछ सकते हैं. So acceleration is a vector quantity, already बताया. Velocity is a vector quantity, force is a vector quantity, but work is स्केलर क्वांटिटी. बाकी तीनों के तीनों वेक्टर हैं. वर्क स्केलर क्यों है? बिकॉज वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान का डॉट प्रोडक्ट मालूम किया जाता है तो वर्क आता है. और डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी ही यही है, डेफिनेशन ही यही है कि इट गिव्स अ स्केलर क्वांटिटी. नंबर 3, इन कॉन्ट्रास्ट टू अ स्केलर अ वेक्टर मस्ट हैव. ऐसी कौन सी चीज है जो स्केलर के पास नहीं होती, वेक्टर के पास होती है? वेट, क्वांटिटी, नन ऑफ दीज. सिंपल सी बात है. डेफिनेशन ऑफ वेक्टर इज दैट इट हैज अ डायरेक्शन, हैज अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. और स्केलर में कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती. दैट्स वाई दोनों का मेन कॉन्ट्रास्ट यही है. नंबर 4, विच इज द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ क्वांटिटीज रिप्रेजेंट ऑफ वेक्टर्स. पूरे ग्रुप में देखना है जो सारे के सारे वेक्टर्स हैं. एक्सेलरेशन, फोर्स, मास. नो, मास इज अ स्केलर क्वांटिटी. Mass is a scalar quantity. Acceleration, electric flux and force. Electric flux is a scalar quantity. Velocity, electric field and momentum. करेक्ट आंसर ये है. अब एक बात जरूर है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते तो सेकेंड ईयर में जाकर आता है. लेकिन डी में जो सारे ऑप्शन लिखे हुए आपको नजर आ रहे हैं, एटलीस्ट वो तो आपको नजर आ रहे हैं ना कि वो वेक्टर्स हैं. तो इस तरीके से अगर कंफ्यूजन है तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो. नहीं तो अब याद करो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी. द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड वेक्टर्स. दो होंगे, दो में देखना पड़ेगा कौन से वेक्टर्स हैं दोनों. यहां पर ये स्केलर है, यहां पे टेम्परेचर स्केलर है, यहां पे लेंथ और वॉल्यूम स्केलर है. तो यहां पर एक ही बचा हमारे पास. फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं. सो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास सी. नंबर 6, वेक्टर्स आर फिजिकल क्वांटिटीज विच आर कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय. दो चीजें चाहिए होती हैं वेक्टर्स की कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के लिए. मैग्नीट्यूड भी चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए. इट मींस बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. नंबर 7, स्केलर क्वांटिटीज हैव. अब फिर वही बात आ गई, वेक्टर्स के बारे में काफी कुछ पूछ लिया तो थोड़ा सा स्केलर के बारे में भी हो. स्केलर क्वांटिटीज वो हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है. मास की कोई डायरेक्शन नहीं होती. 5 किलोग्राम है तो वो 5 किलोग्राम ही रहेगा. स्पीड स्केलर क्वांटिटी है. फिर टाइम के लिए हमें कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, जस्ट मैग्नीट्यूड चाहिए होता है. नंबर 8, a unit of a vector A, unit vector of vector A is given by. किसी भी वेक्टर का अगर आपको यूनिट वेक्टर मालूम करना है तो उसका सिंपल सा तरीकेकार है. किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर मालूम करना है तो सिंपल सी बात है, उस पर्टिकुलर वेक्टर को डिवाइड करा दो उसके अपने मैग्नीट्यूड से. किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कराओगे तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा. किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कराओगे तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा. अब फॉर एग्जांपल वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर चाहिए तो ए को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड होना चाहिए. ए को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड होना चाहिए तो जो मिलेगा वो होगा यूनिट वेक्टर. यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऊपर, वेक्टर नीचे गलत हो गया. यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पे दोनों प्लस हो रहे हैं. वही तरीकेकार ये कि वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कराना है. अ वेक्टर इन स्पेस हैज डैश कंपोनेंट्स. अगर स्पेस में किसी वेक्टर को बनाते हैं तो हमारे पास स्पेस में ना, तो उसमें एक्स कंपोनेंट भी होता है, उसमें y कंपोनेंट भी होता है और स्क्रीन से बाहर आता हुआ z कंपोनेंट भी होता है जो हम ऐसे करके बनाते हैं. तो इसका मतलब 3 कंपोनेंट्स होते हैं वेक्टर के स्पेस में. देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर इन स्पेस. और अगर स्पेस की जगह पर लिखा होता प्लेन तो याद रखो प्लेन में जो है वो दो होते हैं. सिर्फ x होता है, y होता है. स्पेस के अंदर z एक्सिस तो होता नहीं, प्लेन के अंदर z एक्सिस तो होता नहीं है. इस वजह से फिर उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं. नंबर 10, व्हेन अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय अ नेगेटिव नंबर. किसी भी वेक्टर को अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कराते हैं तो उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती है. ऑपोजिट का मतलब क्या हो गया? इज रिवर्स्ड. तो ऑपोजिट का देख लो, 180 डिग्री का चेंज देख लो, रिवर्स देख लो, एक ही बात है तीनों के तीनों जो वर्ड्स हैं. नंबर 11, अ वेक्टर विच कैन बी डिस्प्लेस्ड चेंज्ड बाय
displaying parallel to itself applied at any point, एक ऐसा वेक्टर जिसको उसके जो है वो पैरेलल डिस्प्लेस कर सकते हैं, डायरेक्शन को सेम रखना है, मैग्नीट्यूड को सेम रखना है, ऐसा वेक्टर कहलाता है फ्री वेक्टर, जिसको हम स्पेस में कहीं भी बना सकते हो उसे कहते हैं फ्री वेक्टर, और जिसे नहीं बना सकते उसे कहते हैं पोजीशन वेक्टर। अ वेक्टर इन अ गिवन डायरेक्शन हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, एक ऐसा वेक्टर जो किसी भी डायरेक्शन में हो बट उसका जो मैग्नीट्यूड हो वो 1 के बराबर हो, चाहे 1 सेंटीमीटर हो, 1 मीटर हो, 1 मिलीमीटर हो, उसे कहते हैं यूनिट वेक्टर। तो यूनिटी से जाहिर हो रहा है, यूनिटी का मतलब होता है 1। The position vector of a point P is a vector that represents its position with respect to किससे शो करता है? देखिए मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक पॉइंट है, पॉइंट P, तो जो इसका पोजीशन वेक्टर बनता है वो ऐसे करके बनता है ना, यानी कि ओरिजिन से बनता है, ओरिजिन से बनाते हैं। तो किसी और वेक्टर के लिहाज से पोजीशन नहीं बताते, सेंटर ऑफ अर्थ के लिहाज से नहीं बताते, एनी पॉइंट के हिसाब से नहीं, हम इसको बताते हैं ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी कि जो एक्स वाई जेड वाला सिस्टम है ना। नेगेटिव वेक्टर हैज अ डायरेक्शन दैट ऑफ द ओरिजिनल वेक्टर, अगेन सवाल वही है, थोड़ी सी वर्डिंग चेंज है। कभी भी नेगेटिव वेक्टर होता है तो वो हमेशा ऑपोजिट होता है, ऑपोजिट का मतलब 180 डिग्री पर होता है, रिवर्स होता है, तो अलग अलग वर्डिंग यूज हो सकती है इसके लिए। 15 द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, तो उन वेक्टर्स के दरमियान का एंगल, ये प्रॉपर्टी है, वो होगा 90 डिग्रीज। अगर दो वेक्टर्स हो जिनके दरमियान का एंगल जो है वो 90 डिग्री है तो उनका सम और डिफरेंस दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल आते हैं। देखो ऐसा कह रहा हूं मैं, मिसाल के तौर पे हमारे पास एक वेक्टर है और वो है वेक्टर ए इस डायरेक्शन में, और जो वेक्टर बी है वो ऊपर की डायरेक्शन में है, तो ऐड करेंगे तो ऐसे ही करेंगे, तो वेक्टर ए को बी में ऐड कर दिया, ठीक है जी। अब आप क्या करो, दोनों का रिजल्टेंट मालूम कर लो, तो दोनों का रिजल्टेंट यहां से लेके यहां तक बन जाएगा, ये हो जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर आर। ये मैंने क्या किया, ये मैंने अभी किया है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और अगर इसी का डिफरेंस निकालेंगे ना ए माइनस बी, तो सिर्फ बी की डायरेक्शन को अपोजिट करना पड़ता है। ये आ गया वेक्टर ए, अगेन बी की डायरेक्शन ऊपर के बजाय अब नीचे करनी पड़ेगी क्योंकि नेगेटिव वेक्टर निकाल रहे हैं, ये आ गया बी, और अब जो रिजल्टेंट बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, यहां से लेके यहां तक ना, ये आ गया रिजल्टेंट वेक्टर। तो आप नोट कीजिएगा दोनों की डायरेक्शन चेंज है लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर आएगा। कभी भी दो वेक्टर्स के दरमियान का एंगल अगर 90 डिग्री होता है तो उनका जो सम और डिफरेंस है ना, उनके मैग्नीट्यूड इक्वल आते हैं। अगर दोनों के सिर्फ मिकदार देखी जाए, डायरेक्शन तो जाहिर सी बात है अलग आ रही है, सिर्फ मिकदार देखनी है। दो फोर्सेस जो एक्ट कर रही हो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, जो मैग्नीट्यूड होता है उनके रिजल्टेंट का वो मिनिमम कब होता है और मैक्सिमम कब होता है, मैं दोनों बताता हूं आपको। अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हैं तो उनका आंसर आता है मैक्सिमम, ठीक है। सेम डायरेक्शन, या तो आप सेम डायरेक्शन कह लो या आप इसको कह लो 0 डिग्री। और अगर एक वेक्टर ऐसे है और एक वेक्टर ऐसे है तो उनका आंसर जो है वो मिनिमम आता है। और मिनिमम के लिए आप ये कह लो या तो उनकी डायरेक्शन होती है ऑपोजिट, और ऑपोजिट नहीं कह रहे तो आप ये कह लो कि वो एक दूसरे से 180 डिग्री पर होते हैं। तो यहां पे जो सवाल पूछा है वो लीस्ट के लिए पूछा है ना, लीस्ट का मतलब कम से कम, तो कम से कम होता है 180 डिग्री पर। मैक्सिमम पूछेंगे तो 0 डिग्री पर होगा, 45 डिग्री पर और 60 डिग्री पे उनके दरमियान का कुछ वैल्यू होती है। 17 द डॉट प्रोडक्ट ऑफ आई डॉट जे, यानी कि आई और जे का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो याद रखिए डॉट प्रोडक्ट बिटवीन सिमिलर वेक्टर्स इज इक्वल टू 1, और ऑपोजिट वेक्टर्स के दरमियान में जब भी डॉट प्रोडक्ट निकालते हो तो वो बराबर आता है 0 के। लेक्चर देखो जाके, वहां पर बिल्कुल क्लियरली सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करी हैं। 18 स्केलर प्रोडक्ट ऑब्टेन्स, स्केलर प्रोडक्ट कैसे हासिल की जाती है, ए डॉट बी, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट एक ही बात है, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड और फिर दोनों के दरमियान बनने वाले एंगल का कोसाइन यानी कि कॉस थीटा। A scalar is multiplied by a scalar? No. A scalar is multiplied by a vector? No. Two vectors are multiplied to give a scalar? करेक्ट जवाब है। दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और आंसर स्केलर आ जाए तो उसे कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। इफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स विच आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर इज 0, दो वेक्टर्स जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर तो नहीं है। देखो परपेंडिकुलर अगर होते तो कॉस की थीटा की जगह पे 90 आता, कॉस 90 कितना होता है 0, तो आंसर 0 आ जाएगा परपेंडिकुलर वेक्टर्स का। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले ही बताया ना, आई डॉट जे का आंसर 0 आएगा बिकॉज वो परपेंडिकुलर है। बट ये कह रहे हैं वो परपेंडिकुलर नहीं है। देन आइदर ऑफ वेक्टर ऑब्टेन बाय एडिंग टू और मोर वेक्टर इज कॉल्ड। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, अच्छा यहां पर एक प्रॉब्लम हो गई है इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, बताता हूं। ये कह रहे हैं
पूरी वर्डिंग में लिख देता हूं, अगर डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का जो कि परपेंडिकुलर नहीं है वो जीरो है, जो डॉट प्रोडक्ट है वो जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब क्या वजह है, अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो जीरो क्यों आ रहा है? तो याद रखिए, क्या वो यूनिट वेक्टर है, क्या वो ऑपोजिट है एक दूसरे के, या उनमें से कोई एक वेक्टर नल वेक्टर है, या वो पोजीशन वेक्टर है। याद रखो, अगर कोई एक वेक्टर नल वेक्टर होगा तब भी आंसर जीरो आ जाएगा। क्या मतलब, ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा के, तो कॉस तो हम कह रहे हैं जीरो नहीं आ रहा, तो या तो ए जीरो होगा या तो बी जीरो होगा, और ए या बी जीरो होने का मतलब इन दोनों में से कोई एक कौन सा वेक्टर होगा, नल वेक्टर, तभी डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा। ठीक है ना, ये पास पेपर में भी आएगा, उधर से भी थोड़ा सा कनेक्ट कर लेना अगर इधर कंफ्यूजन हो गई तो। द वेक्टर ऑब्टेन बाय एडिंग टू और मोर वेक्टर्स इज कॉल्ड, उसे कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर, जो कि दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड करके आता है। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ओबेज, स्केलर प्रोडक्ट ओबे करता है कॉम्यूटेटिव लॉ को, एसोसिएटिव लॉ को, दोनों को, या नन ऑफ द अबव। तो याद रखिए, जो हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट है बिटवीन टू वेक्टर्स वो ओबे करता है कॉम्यूटेटिव लॉ को। कॉम्यूटेटिव लॉ का मतलब क्या हो गया कि ए डॉट बी बराबर होता है बी डॉट ए के, ए डॉट बी बराबर होता है बी डॉट ए के। If the dot product of two non-zero vectors is zero, their cross product will be of magnitude. दो वेक्टर्स हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट जो है दो नॉन जीरो वेक्टर्स का जीरो आ रहा है। मैंने बताया, अब देखो वेक्टर्स तो नॉन जीरो हैं लेकिन फिर भी डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, तो उसका वाहिद रास्ता यह है कि एंगल 90 डिग्री होगा। ठीक है भाई, ये आ जाओ वापस, वेक्टर्स नॉन जीरो हैं तब भी डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो आ रहा है तो इट मींस कि एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो जो उनका क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो किसके बराबर आएगा, तो क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर होता है, अगर क्रॉस प्रोडक्ट का कोई मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो बराबर होता है ए बी साइन थीटा के। थीटा ऑलरेडी में पता लग गया 90 होगा, ये हो जाएगा ए बी साइन 90। साइन 90 बराबर होता है 1 के, तो सिर्फ क्या बचेगा, ए और बी बचेगा, तो क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर आएगा ए बी, यानी कि डी वाला आंसर करेक्ट है। 23 इफ द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इज 0 डिग्री देन देयर, अगर एंगल जीरो होता है तो क्या चीज जीरो के बराबर होती है, क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है। लिखा हुआ है यहाँ पे, क्रॉस प्रोडक्ट होता है ए बी साइन थीटा, अगर साइन जीरो पुट करोगे तो क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर जीरो आ जाएगा, बिकॉज साइन जीरो इज इक्वल टू जीरो। के क्रॉस आई, इसके लिए तो मैं सिंपल सा रूल बताता हूं, यूनिट वेक्टर आई देखो, जे देखो, के, और के के बाद अगेन आ जाओ आई पर। के क्रॉस आई कह रहे हैं तो आप के से आई की तरफ जाइए, के से आई की तरफ जाइए। एरो की डायरेक्शन में अगर आंसर आ रहा है तो प्लस में आएगा, एरो के अपोजिट जा रहे हो तो आंसर माइनस में आएगा। तो के क्रॉस आई करते हुए के से आई की तरफ गए, एरो मिला जे की तरफ जाओ, एरो की डायरेक्शन में ही गए तो आंसर आ जाएगा प्लस का जे, तो के क्रॉस आई जे आ जाएगा। और अगर अपोजिट जा रहे होते तो फिर जो है वो नेगेटिव आता। अगर ए डॉट बी बराबर है जीरो के और ए क्रॉस बी भी बराबर है जीरो के, ए डॉट बी ए क्रॉस बी बराबर है जीरो के, ये वही ऊपर वाला सवाल आ गया लेकिन मैथमेटिकली लिखा हुआ है। ए और बी पैरेलल होंगे, ए और बी परपेंडिकुलर होंगे, ए और बी नल वेक्टर होंगे, या ए और बी में से कोई भी एक नल वेक्टर हो सकता है। तो करेक्ट आंसर ये है कि ए और बी में से कोई भी एक वेक्टर अगर नल वेक्टर होगा तो डॉट भी जीरो आएगा और क्रॉस भी जीरो ही आएगा। 26 द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ए क्रॉस बी बराबर होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के। इसका प्रूफ भी है, चैनल पे अपलोडेड है, उसे आप लोग देख भी सकते हो। अगर दो वेक्टर लाई कर रहे हैं एक्स वाई प्लेन में तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट आएगा जेड एक्सिस में, क्योंकि जब भी याद रखो क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर आता है तो क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर आता है उन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर। तो इन द सेम प्लेन नहीं, एडजेसेंट प्लेन, पैरेलल टू द प्लेन, अलोन पैरेलल, एडजेसेंट प्लेन में आएगा, एडजेसेंट प्लेन है जेड एक्सिस। दो फोर्सेस हैं 8 और 6 न्यूटन की, साइमल्टेनियसली राइट एंगल के ऊपर लग रही हैं, तो रिजल्टेंट फोर्स कितनी होगी। तो सिंपल सी बात यह है कि 8 और 6 न्यूटन है। अगर वो राइट एंगल पे एक्ट कर रही हैं तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड से सॉल्व करते हैं, अंडर रूट 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो रिजल्टेंट आ जाएगा 64 प्लस 36, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड लगाया क्योंकि एंगल 90 डिग्री है, 100 और 100 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 10 न्यूटन। दो फोर्सेस हैं, उनके दोनों के मैग्नीट्यूड एफ हैं, परपेंडिकुलर लग रही हैं, एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट फोर्स
विद द हॉरिजॉन्टल विल बी, कितने डिग्री होगा? वो होगा 90 डिग्रीज। दोनों फोर्सेस हैं, दोनों इक्वल हैं और वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर एक्ट कर रही हैं, तो जो उनका रिजल्टेंट बनेगा वो यकीनन कितने डिग्रीज पर बनेगा? 45 डिग्रीज पे बनेगा। क्वेश्चन 30, व्हेन टू इक्वल फोर्सेस F और F 180 डिग्री बनाएंगे विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, तो जो मैग्नीट्यूड होगा उनके रिजल्टेंट का, ऐसे एक फोर्स है F और इसके 180 डिग्री पे एक और फोर्स है F, दोनों कैंसिल होके आंसर देंगे बराबर 0 के। सो दैट इज इट। इन एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है फ्रॉम चैप्टर नंबर 2। कोई कंफ्यूजन है तो बिल्कुल लिखना कमेंट सेक्शन में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।